राजस्व किसे कहते हैं, राजस्व के अर्थ और राजस्व की परिभाषा, राजस्व के महत्व को जानने के बाद हमें राजस्व के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानना जरूरी है। जहां राजस्व के क्या कार्य होते हैं, राजस्व की महत्वता क्या होती है, राजस्व की प्रकृति कैसी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो आज के इस लेक्चर में एक्चुअली में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी कि लोक वित्त या राजस्व के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में। जब हम क्षेत्रों की बात करते हैं तो बात ये आती है कि इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है राजस्व के अंतर्गत। तो राजस्व या लोक वित्त, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, इसका अध्ययन चार प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे राज्य के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ स्टेट, कि राजस्व के अंतर्गत किसी भी राज्य या देश या सरकार के प्रमुखता कौन कौन से कार्य होता है जो उस देश की सरकार को अपने राज्य के लिए करना होता है। आर्थिक जीवन पर राजकोषीय क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि राजकोषीय नीति किस प्रकार की होती है, राजस्व के अंतर्गत कौन कौन सी विषय सामग्री होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का अध्ययन राजस्व के होना चाहिए, राजस्व में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट राजस्व की प्रकृति। राजस्व यानी कि पब्लिक फाइनेंस विज्ञान है या कला है या दोनों है, इन सब चीज़ों के बारे में बारीकी से अध्ययन करना जरूरी है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, राजस्व की प्रकृति का विस्तार से वर्णन कीजिए, यह राजस्व की विषय सामग्री का वर्णन कीजिए। तो आपको तैयार या फिर पूछा जाएगा राजस्व के क्षेत्रों के बारे में बताइए। जब राजस्व के क्षेत्रों के बारे में पूछा जाए तो आपको इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। तो थोड़ा थोड़ा बताने के लिए पूरा पूरा पढ़ना जरूरी है, राइट। तो मैं बताऊंगा, आपको बने रहना है लास्ट तक। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ना अभी तक, तो सब्सक्राइब करके दीजिए, क्योंकि राजस्व से रिलेटेड, आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तमाम जो टॉपिक्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे चैनल पे आपको लगातार आपसे मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है क्षेत्र का, राजस्व के कार्य, राजस्व के प्रमुखता कौन कौन से कार्य। देखिए, पुराने समय में जो अर्थशास्त्री थे, जो राजनीति शास्त्र थे, उनके अंतर्गत वो ये मान के चलते थे कि एक राज्य का अर्थव्यवस्था में बहुत ही कम से कम कार्य होता है। यानी कि राज्य का काम होता है, सरकार का काम होता है राज्य की देखभाल करना, राज्य से कर वसूल करना और उनकी ज़रूरत के हिसाब से काम करना, यानी कि उनके कार्य कम थे। लेकिन 1776 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक क्रांति हुई, जहां पर एडम स्मिथ, जिनको हम अर्थशास्त्र के पिता भी कहते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है, उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की एक पुस्तक की रचना की और उन्होंने एक लेख लिखा। और उस लेख के अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि एक राज्य के कौन कौन से कार्य होते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से अगर संचालित करना है तो देश की सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ती है। तो वो भूमिका क्या है, तो राज्य के विभिन्न कार्य जो एक सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा करना पड़ता है, एडम स्मिथ ने उनको तीन वर्गों में बांटा है। कौन कौन से वर्ग है वो तीन कार्य प्रमुखता। पहला, प्रत्येक देश की सरकार को अपने राष्ट्र को, अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी आक्रमण से या फिर अन्याय जो होती हैं, जो अव्यवस्था है, उनके विरुद्ध राष्ट्र की सुरक्षा करना सबसे पहला, यानी कि अपनी राष्ट्र की सुरक्षा करना पहला कार्य होता है। कोई विदेशी आक्रमण ना आ सके, कहीं पर कोई अन्याय ना हो सके, कोई आपकी जमीन पर कब्जा ना कर सके, ये सब पहला कार्य होता है। दूसरा कार्य, अपने देश में रहने वाले नागरिकों के बीच शांति, न्याय और व्यवस्था को बनाए रखना, उनकी ज़रूरतें की चीज़ें उपलब्ध कराना, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना होना, भाषा, क्षेत्र, रहन सहन किसी भी तरीके से, ये जो है राष्ट्र का यानी कि सरकार का महत्वपूर्ण कार्य होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरा कार्य के बारे में वर्णन किया एडम स्मिथ ने, और उन्होंने कहा कुछ ऐसे सार्वजनिक कार्य एवं सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना करना और उनका संचालन करना जो समाज के लिए आवश्यक हो। जैसे मुद्रा प्रणाली को संचालित करने के लिए केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत में है रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है ना, जो तमाम वित्तीय परिचालन को सुचारू करता है, ये सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की बैंकिंग परिचालन में है, रेलवे व्यवस्था है,
ठीक है ना। आर्मी है, पुलिस है, ये अलग अलग प्रकार के स्कूल को संचालित करने वाला एनसीईआरटी है, सीबीएसई, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों की कार्यप्रणाली को डिसाइड करना ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से गतिशील रह सके, ये सरकार का कार्य होता है। ये एडम स्मिथ ने अपनी बुक के माध्यम से बताया। लेकिन आधुनिक समय में जो आधुनिक अर्थशास्त्री है, उन्होंने ये कहा कि ये तो पुराने समय, क्योंकि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें बढ़ती चली गई, अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की भी ज़रूरतें बढ़ी, तो ऐसे में आधुनिक समय में हम प्राचीन काल के कार्यों को अगर देखेंगे तो उतना ही नहीं रहे, उनके साथ साथ आधुनिक समय में राज्य के और भी सारे कार्य जुड़ चुके हैं। यानी कि जब हम प्राचीन समय के कार्यों और आधुनिक समय के बीच में तुलना करेंगे, हम देखेंगे आधुनिक समय में राज्य के जो कार्य होते हैं वो अनगिनत है, उनका बड़ा विस्तार हो गया है। जैसे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, सैनिक, पुलिस, अन्य सुरक्षात्मक सेवाओं के लिए व्यय की व्यवस्था करना, यानी कि देश की सुरक्षा चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, बाह्य मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दोनों की सिक्योरिटी प्रदान करना, चाहे सैनिक व्यवस्था करना हो, चाहे पुलिस करना हो, या फिर जो भी करना हो, ठीक है। लेकिन देश की सुरक्षा सबसे पहला। दूसरा, न्याय और विवादों का निपटारा, देश में रहने वाले नागरिक हैं उन सबको न्याय मिल सके, और उनके बीच में कोई विवाद है, आपसी विवाद है, सरकार और लोगों में, लोगों का लोगों से, लोगों का विभिन्न संस्थाओं से, उनका निपटारा करना। तीसरा, आर्थिक उद्यमों और ऐसी सेवाओं का नियमन व नियंत्रण करना, जैसे सिक्का ढलाई, माप, व्यावसायिक गतिविधियों का नियमन आदि, ये सब सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा शिक्षा, सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा, स्वास्थ्य नियंत्रण, ऐसे ही अन्य क्रियाएं सामाजिक और संस्कृति की कल्याण से जुड़ी होती है, उनका विस्तार करना। औषधियों का निर्माण और बिक्री करना, ठीक है ना, मद्य की बिक्री, जुआ और समाज विरोधी कार्रवाई पर नियंत्रण लगाना, ये सब नैतिक स्तर के से, ठीक है ना, आगे बढ़ाना, और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना ताकि देश की संरक्षण, नेचुरल हार्वेस्ट जो है उसको बनाए रखा जा सके। इसके अलावा सरकार देश में परिवहन, संचार के साधनों पर नियंत्रण रखकर ऐसे ही अन्य उपायों के द्वारा राज्य की एकता को न केवल बनाए रखती है बल्कि उसको वृद्धि भी करती है। संचार व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, ऊर्जा व्यवस्था, ये सब सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, सरकार के द्वारा ही इसमें वृद्धि करने के प्रयास किए जाते हैं। सरकार का प्रशासन तथा सरकारी अधिकारियों की सहायता प्रदान करना, प्रशासन सुचारू रूप से चलना, ठीक है ना, एक सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था, अधिकारियों पर सरकारी नियंत्रण करना, इन सब चीज़ों के बारे में भी सरकार के द्वारा ही कार्य किया जाता है। सरकार की वित्तीय व्यवस्था और राजकोषीय नियंत्रण, प्रशासन, और समय समय पर देश में धर्म से संबंधित कार्य भी, धर्म की रक्षा के लिए भी कार्य सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे सेकेंड, राजकोषीय क्रियाओं के प्रभाव। सेकंड, ये दूसरा जो है क्षेत्र है, राजकोषीय क्रियाओं के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल ऑपरेशन। मतलब अगर देश में जो आय और व्यय, क्योंकि आप सबको पता है सरकार देश की तमाम आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए अर्थ यानी कि धन की आवश्यकता होती है, और धन की आवश्यकता के लिए सरकार विभिन्न माध्यम से, अलग अलग सोर्स से जो है धन का एकत्रित करती है, चाहे कर के माध्यम से करे, चाहे गैर कर से करे, चाहे जुर्माना सा करे, या फिर कोई दूसरे। तो ऐसे में आय भी है और आय को व्यय भी करना पड़ता है। तो सरकार के द्वारा आय और व्यय से संबंधित नीति बनाई जाती है ताकि देश का सुचारू व्यवस्था बनाए रख सके। इसी ही राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं। तो दैट मीन्स सरकार आय की मात्रा में वृद्धि करना चाहती हैं, और दूसरा सरकार की मात्रा उसे दिशा प्रवृत्त करके तीन महत्वपूर्ण राजकोषीय उपाय किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत सरकारी खजाने, राजकोष के साधनों में वृद्धि की जानी होती है। खजाना बढ़े, राजकोषीय साधनों में वृद्धि बढ़े, इसके लिए कर का क्या किया जाता है, सरकार करती है कराधान या करारोपण यानी कि टैक्स की व्यवस्था करती है, टैक्सेशन, जनता से उधार लेती है, और या फिर ऋण या साख निर्माण करती है। यानी कि देश में इन सब संबंधित नीतियाँ कि टैक्स कितना लगाना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, उधार लेना है या नहीं लेना है, लोन लेना है या नहीं लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में राजकोषीय नीति के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। तो इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टैक्स, क्योंकि टैक्स ही वो चीज़ है जो देश में रहने वाले नागरिक डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। और टैक्स क्या होता है,
टैक्स उपभोग पर रोक लगाकर उन्हें कटौती करके उत्पत्ति के साधनों का उपभोग पर निवेश की ओर स्थानांतरित किया जाता है। टैक्स बचत और निवेश के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहित किया जाता है। साधनों को जनता के हाथों में, राज्य के हाथों में देना, ठीक ना, और सार्वजनिक निवेश पर संभव हो सना, यानी कि जनता से राज्य के हाथों में जनता का पैसा, ताकि देश में उसको निवेश किया जा सके। आर्थिक असमानता सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिनकी आय बहुत ज़्यादा होती है, आप सबको पता है, उन पे टैक्स भी ज़्यादा लगता है, और जिनकी आय कम से कम होती है उन पर टैक्स कम किया जाता है या फिर जीरो कर दिया जाता है। इसमें आय की जो असमानता है देश में, उसमें कमी आती है। तो राजकोषीय नीति निर्धारण के बाद थर्ड पॉइंट होता है राजस्व की विषय सामग्री, यानी कि राजस्व के अंतर्गत किन किन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते, सब्जेक्ट मैटर्स। राजस्व यानी कि लोकवित्त या पब्लिक फाइनेंस में कौन कौन सी मदें, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। सबसे पहला होता है व्यय, क्योंकि सरकार को व्यय करना होता है, और व्यय करने के लिए आय, तो सरकार के द्वारा किया गया व्यय उसको बोला जाता है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार के द्वारा अगर देश का विकास करना है तो विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्य किए जाते हैं, और विकासात्मक कार्यों के लिए सरकार के द्वारा व्यय किए जाते हैं। सड़क बनवाना है, स्कूल बनवाना है, प्रशासनिक सेवाओं पर खर्च करना है, विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक योजनाएं बनाई जाती हैं, सरकारी अधिकारियों की सैलरी देनी है, ठीक है ना, रोड बनवाने हैं और हॉस्पिटल बनवाने हैं, दवाई उपलब्ध कराना है, पार्क बनाना है, ये सब सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आता है। दूसरा इसके अंदर शामिल होता है सार्वजनिक आय। भाई व्यय करना है तो आय तो चाहिए ही, बिना आय के व्यय नहीं हो सकता। तो आय कहाँ कहाँ से आएगा, आय के प्रमुख नीतियाँ कौन सी होगी, किस सिद्धांतों के अंतर्गत आय अर्जित की जाएगी, आय के प्रमुख स्रोत कौन से होंगे, किस स्रोत पर किस प्रकार से कितने वर्गों में आय, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम इसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सार्वजनिक ऋण, ये तब की बात है जब सरकार के द्वारा किया जाने वाला व्यय सरकार से को प्राप्त होने वाले आय से ज़्यादा। ऐसे में मान लीजिए सरकार के व्यय 100 रुपये और सरकार को आय की प्राप्ति 80, तो सरकार को 20 रुपये का घाटा हो रहा है, तो इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को लेना होता है ऋण, जिसको बोलते हैं पब्लिक डेप्ट, सार्वजनिक ऋण। तो सरकार क्या करती हैं, यहाँ पर ऋण की उपलब्धता बढ़ाती हैं, और ये सरकार के आय का एक प्रमुख अंग होता है। लेकिन देखते हैं ये जो आय होती नहीं है, ये दायित्व को बढ़ाता है, लायबिलिटी को बढ़ाती है, क्योंकि कभी ना कभी तो ये रिटर्न करना ही पड़ेगा। इसके अलावा वित्तीय प्रशासन, इस विभाग के अंतर्गत राज्य के वित्तीय कार्यों का संचालन कैसे किया जाए, प्रशासन कैसे किया जाए, राजस्व के संबंध में राजकोषीय व्यवस्था से बनाई जाती है, और उस व्यवस्था की विस्तृत जांच की जाती है। अलग अलग एजेंसियां बनाई जाती हैं जो वित्तीय संबंधित निर्णय आसानी से कर सके। इसके अलावा संघीय वित्त, फाइनेंशियल फाइनेंस, ठीक है, राजस्व के विभाग के रूप में आज संघीय विश्व लिखा हुआ है, वित्त की महत्व बढ़ता चला जा रहा है। विश्व के अनेक प्रमुख देशों में संघीय शासन व्यवस्था, इसमें केंद्र और राज्य के बीच में वित्त, मतलब हमारे देश में एक केंद्र सरकार भी है और अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार भी है। तो केंद्र और राज्य के द्वारा इन दोनों के बीच की जो वित्तीय व्यवस्था को लागू करना, इसी का एक प्रमुख अंग है। आर्थिक संतुलन, प्रत्येक देश की सरकार का, प्रत्येक देश का प्रमुख उद्देश्य होता है देश में स्थायित्व और संतुलन की भावना स्थापित करना। संतुलन आए, ठीक है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो चाहे निजी, इनके बीच में कॉम्बिनेशन बनाए रखना चाहिए, और साधनों का उचित विदोहन करके लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना, लोगों की आय स्तर वृद्धि करना, लोगों के जन कल्याण की वृद्धि करना ही आर्थिक संतुलन के अंतर्गत आती हैं। आर्थिक विकास, डेवलपमेंट करना, लोगों की आय में वृद्धि करना, रोजगार में वृद्धि करना, और इन सब से ही आर्थिक विकास में तीव्र गति, क्योंकि जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक आय नहीं बढ़ेगी, आय नहीं बढ़ेगा तो रोजगार में वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ पर ये सब आपस में जुड़ा हुआ है और इसी को आर्थिक विकास कहते हैं। अब यह है राजस्व की प्रकृति। 4 पॉइंट राजस्व के क्षेत्र के। नेचर ऑफ फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस मतलब नेचर कैसा, देने हम सबको पता है कि ये जो राजस्व है ये अर्थशास्त्र का एक अंग है, और हम सबको पता है अर्थशास्त्र विज्ञान भी है, क्योंकि अर्थशास्त्र में विज्ञान की तरह प्रमुख सिद्धांत भी है जिसको सिद्ध किया जा सकता है, और कला भी है, क्योंकि अर्थशास्त्र में धन का प्रयोग कहाँ कैसे, ये कला है।
तो इसको कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। अगर अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है तो क्योंकि राजस्व अर्थशास्त्र की एक शाखा है तो राजस्व भी विज्ञान और कला है। कैसे? सबसे पहले तो ये समझिए विज्ञान क्या होता है। विज्ञान नियमों और सिद्धांतों का समूह होता है जहाँ पर नियमों और सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्या है, क्यों है, कैसे, इस बात को पढ़ा जाता है, ठीक है ना, जो हमेशा किसी के कारण उस कारण के परिणाम से संबंधित होता है। अब अगर हम बात करेंगे राजस्व की, राजस्व विज्ञान है क्योंकि राजस्व में विभिन्न प्रकार की वित्तीय क्रियाओं और उससे संबंधित पहलुओं का लगातार क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। करों की व्यवस्था कैसी करनी है, व्यय कैसे करना है, ऋण की नीति कैसी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर नियम और सिद्धांत प्रतिपादित किए जा चुके हैं। ठीक है, इसीलिए राजस्व एक विज्ञान है, जबकि राजस्व एक कला भी है क्योंकि राजस्व का उद्देश्य, कला होता क्या है पहले ये, कला का मतलब होता है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी कार्यों को करने की नियम प्रणाली। हम सबको पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी अपनी अलग अलग स्किल होती है जिसको हम कला कहते हैं, आर्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी कार्य को कैसे करना है, आप किस तरीके से किसी कार्य को सक्षमतापूर्वक पूरा करेंगे, वही कला है। इसका मतलब ये हुआ कि बजट के द्वारा किस प्रकार के देश का विकास करना है, बजट को सही तरीके से तैयार करना भी अपने आप में एक कला है। ऐसे में राजस्व कला है, आर्ट है। और क्योंकि राजस्व में दोनों भाग होते हैं इसलिए राजस्व विज्ञान भी है और कला दोनों है। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको राजस्व से संबंधित लोग भी से रिलेटेड सभी टॉपिक चाहिए तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, लाइक और शेयर भी जरूर करना है, भूलना नहीं। अगर आपको पर्सनली मुझसे कोई कांटेक्ट करना है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक की थैंक यू एंड बाय।